मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है बाणभट्ट की आत्मकथा की संरचना और शैली। उपन्यास एक कला वस्तु है। ललित कला के 5 प्रमुख भेदों में एक साहित्य कला भी है और उपन्यास साहित्य की ही एक विधा है। उपन्यास भी साहित्य की ही तरह शब्दों की कला है। उपन्यास एक ऐसी कला है जिसमें उपन्यासकार की संवेदना, उसके अनुभव और विचार शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। उपन्यासकार के द्वारा प्रयुक्त शब्द पाठक के मानस में एक रचना संसार का निर्माण करते हैं। वह रचना संसार पाठक के मन में ही निर्मित होता है। उपन्यास पढ़ते समय हम सभी अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे शब्द, वाक्य, पैराग्राफ और पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़ते जाते हैं, हमारे मन में एक रचना संसार भी निर्मित होता जाता है। और जब हम पूरी किताब पढ़ लेते हैं तब हमारे मानस में एक पूरी कथा रच जाती है। उस कथा संसार का हमारी चेतना के बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर भी हम अनुभव करते हैं कि अगर वह नहीं तो एक वैसा ही संसार हमारे आसपास चारों ओर अवश्य विद्यमान है। यही उपन्यास की कला वस्तु के रूप में जानी जाती है। प्रत्येक उपन्यासकार के सामने एक चुनौती भरा प्रश्न यह होता है कि वह अपने कथा संसार को किस अवलोकन बिंदु से प्रस्तुत करे। ऐतिहासिक उपन्यास की पूर्व प्रचलित प्रविधि किस्सा गोई की है, पर द्विवेदी जी ने इसे नहीं चुना है। किस्सा गोई की प्रविधि में किस्सागो की वर्तमानता, सर्वज्ञता, स्वेच्छाचारिता आदि के कारण एक तरह का संदेह या अविश्वसनीयता का वातावरण बना रहता है। पर जब कथा का कोई पात्र ही किस्सागो की भूमिका ग्रहण कर लेता है और आत्मकथा के रूप में कहानी प्रस्तुत करता है तो उसमें प्रामाणिकता बोध की मात्रा बढ़ जाती है। यद्यपि प्रबुद्ध पाठक यह जानता है कि कथा कहने वाला अंततः उपन्यासकार ही है, पर केंद्रीय पात्र के माध्यम से कथा की प्राप्ति होने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से कथा प्रस्तुति का एक चरण है। पर द्विवेदी जी इतने से ही संतोष नहीं करते। उपन्यास के कथा मुख में पाठक को बताया जाता है कि शांति निकेतन में 8 वर्ष तक रहने वाली ऑस्ट्रिया निवासी मिस कैथराइन व्योमकेश शास्त्री को, जो द्विवेदी जी का ही एक नाम है, एक पांडुलिपि देती हैं जो कथित रूप से बाणभट्ट की आत्मकथा है। पर वस्तुतः व्योमकेश शास्त्री को भ्रम हुआ है, जिसे मिस कैथराइन अपने पत्र द्वारा दूर करती हैं। वह दरअसल एक कल्पित कथा है। मिस कैथराइन के अनुसार बाणभट्ट की आत्मा शोन नद के प्रत्येक वालुका कर्ण में वर्तमान है। उसी आत्मा की आवाज को स्वयं मिस कैथराइन ने शब्दबद्ध किया है। वे अपने उसी पत्र में कहती हैं, बाणभट्ट केवल भारत में ही नहीं होते, इस नरलोक से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है। वस्तुतः बाणभट्ट की भट्टिनी मिस कैथराइन ही है। पता नहीं उनका बाणभट्ट कौन है। व्योमकेश शास्त्री ने अनुमान किया है कि दीदी ने अपने उसी कवि प्रेमी की आंखों से अपने को देखने का यत्न किया है। यह एक नया प्रयोग है। अपने प्रेमी की आंखों से स्वयं को देखने का प्रयोग नया और चुनौतीपूर्ण तो है ही। व्योमकेश शास्त्री के अनुसार काव्य की और धर्म साधना की दुनिया में जो कल्पना थी उसे दीदी ने अपने जीवन में सत्य करके दिखा दिया। इस प्रसंग में एक मौलिक प्रश्न यह है कि क्या यह प्रेम संवेदना स्वयं द्विवेदी जी की नहीं है? वस्तुतः यह प्रेमानुभूति है तो स्वयं उपन्यासकार की ही,
पर उसने इसे मिस कैथराइन पर आरोपित कर दिया है। मनुष्य का हृदय बड़ा रहस्यमय और उसकी संवेदना बेहद जटिल होती है। बाणभट्ट की आत्मकथा इसका प्रमाण है। आत्मकथा का आरंभ संस्कृत के एक श्लोक से होता है। चूंकि आत्मकथा बाणभट्ट जैसे महान संस्कृत रचनाकार की है, अतः इसका कलागत औचित्य है। किंतु जब बाणभट्ट अपनी कहानी कहने लगता है तो उसकी भाषा बहुत सरल और कथन शैली पाठक से गहरी आत्मीयता पैदा करने वाली होती है। उपन्यास की आरंभिक पंक्तियां हैं, यद्यपि बाणभट्ट नाम से मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। इस नाम का इतिहास लोग न जानते तो अच्छा था। मैंने प्रयत्नपूर्वक इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा है, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ, उसकी धवल कीर्ति तट पर यह कहानी एक कलंक है। मेरे पितामहों के गृह वेदाध्यायियों से भरे रहते थे। उनके घर की शुक सारिकाएं भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थीं, और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी शुक सारिकाओं से डरते थे। वे पद पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थी। यह भाषा संस्कृत के तत्सम शब्दों से निर्मित है, पर वाक्य सरल और छोटे छोटे हैं। इस पूरे उद्धरण में संयुक्त और मिश्र वाक्यों की संख्या 1-2 से ज़्यादा नहीं है। यह सही है कि कथा कहते कहते बाणभट्ट का कवि रूप प्रायः उच्छ्वसित हो उठता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार बरबस अपनी छटा दिखाने लगते हैं, पर कहानी की प्रवाहमानता और बोधगम्यता में कोई बाधा नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए यह देखा जा सकता है, मेरे पिता 11 भाई थे। मैंने उनमें सबको नहीं देखा था। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उडुपति था। उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान ही था। वे अपने युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। उन्होंने ही वसुभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। कथा के बीच में भोजपुरी शब्दों और मुहावरों को टपकाकर द्विवेदी जी ने भाषा को अद्भुत जीवंत बना दिया है। बाणभट्ट का जन्म स्थान भोजपुर ही था। उदाहरण यह है, मैं जब घर से निकलकर भागा तो अपने साथ गांव के अन्य छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे, तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं। वहाँ एक कहावत मशहूर है कि बंड आप गए, साथ में 9 हाथ का पगहा भी लेते गए, सो लोग मुझे बंड कहने लगे। पर ज्यों ही कथा स्थगित होती है, किसी बिंदु पर ठहरती है और किसी वर्णन का प्रसंग उपस्थित होता है, कवि प्रवन बाणभट्ट की कल्पना, अलंकृत शैली और ध्वनि मूलक शब्द योजना का घटाटोप उपस्थित हो जाता है। यह उदाहरण देखें, जब मैं नगर में पहुंचा तो बड़ी धूमधाम देखी। कूर्म पृष्ठ के समान उन्नतोदर राजमार्ग पर एक बड़ा भारी जुलूस चलता जा रहा था। उनमें स्त्रियों की संख्या ही अधिक थी। राजबहुएं शिविकाओं पर आरूढ़ थीं। साथ साथ चलने वाली परिचारिकाओं के चरण विघटन जनित नुपुरों के क्वंडन से दिगंत शब्दायमान हो उठा था। वेगपूर्वक भुजलताओं के उत्तोलन के कारण मणिजड़ित चूड़ियां चंचल हो उठी थीं। उनकी ऊपर उठी हथेलियों को देखने से ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा में खिली हुई कमलिनियां हवा के झोंकों से विलुलित होकर नीचे उतर आई हों।
उनकी चंचल हार लताएं जोर जोर से हिलती हुई उनके वक्ष भाग से टकरा रही थी। खुली हुई केश राशि सिंदूर बिंदु पर अटक जाती थी। उपन्यास में ऐसे स्थल भी हैं जहां प्रकृति वर्णन अत्यधिक काव्यात्मक और कदाचित बोझिल भी हो उठा है। यद्यपि बाणभट्ट की काव्य शैली को देखते हुए इसे असंगत नहीं माना जा सकता, पर संस्कृत नहीं जानने वाले पाठकों के लिए यह किंचित अबोधगम्य तो है ही। एक उदाहरण है, देखते देखते चंद्रमा पद्म मधु से रंगे हुए वृद्ध कलहंस की भांति आकाश गंगा के पुलीन से उदास भाव से पश्चिम जलधि के तट पर उतर गया। समस्त दिगमंडल वृद्ध रंकू मृग के रोम राजी के समान पांडुर हो उठा। हाथी के रक्त से रंजित सिंह के सटाभार की भांति किंवा लोहित वर्ण लाक्षा रस के सूत्र के समान सूर्य किरणें आकाश रूपी वन भूमि के नक्षत्र रूपी फूलों को इस प्रकार झाड़ देने लगी मानो वे पद्म रागमणि की शलाकाओं से बनी हुई झाड़ू हों। एक और उदाहरण है, विकसित मंजरियों के सौरभ से स्वयं आकृष्ट भ्रमरावली ने आम के वृक्षों को छा लिया था। पुष्प धूलि के केसर चूर्ण सघन भाव से वर्षित होकर वन भूमि को पीत बालुकामय पुलीन के रूप में परिणत कर रहे थे। पुष्प मधु के पान से आमत्त भ्रमरियां विह्वल भाव से लतारूप प्रेंखा दोला पर झूला झूल रही थी। मत कोकिल लवली के विकसित पल्लवों के अंतराल में लुक्कायित होकर पुष्प मधु निकाल रहे थे और इसीलिए उन पेड़ों के नीचे मधु वृष्टि सी हो रही थी। किसी किसी वृक्ष और लता से जीर्ण पुष्प गिर रहे थे और भ्रमर भार से जर्जरित उनके गर्भ केसरों से लता मंडप मनोरम हो उठे थे। यह परंपरागत कविता की भाषा है। झाड़, झाड़ू, झूला जैसे तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के बीच आकर भाषा को सहजता के धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, पर यह भाषा जो उपन्यास में बार बार सामने आती है, सामान्य पाठक के सामने समझ का संकट तो पैदा करती ही है। इस प्रकार बारी बारी से कथा वर्णन की सरल शैली और प्रकृति या नारी सौंदर्य वर्णन की अलंकृत शैली सामने आती है, जिसका सहृदय पाठक के चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सारा उपन्यास इसी प्रकार के वर्णनों से भरा पड़ा है। बीच बीच में पाठक बाणभट्ट के मानस में प्रवेश करने का अवसर भी पाता है। इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक क्षणों की भाषा स्वाभाविक और अलंकार रहित है। उदाहरण के लिए, मेरे मन में आज विचित्र उमंग थी। आज मानो मेरा सारा कलुष धुल गया था और मेरा मन तथा शरीर लघु भार हो गए थे। मैं अब निश्चय कर चुका था कि अपनी लंपटता की बदनामी की को हमेशा के लिए धो दूंगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के भावों, विशेषकर प्रेम और भक्ति के प्रसंग उपस्थित होते हैं। वहाँ द्विवेदी जी की भाषा अद्भुत रूप से सर्जनात्मक हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कवि बाणभट्ट का ही उनके शरीर में प्रवेश हो गया हो। इस प्रकार के भावावेग से युक्त प्रसंग उपन्यास में भरे पड़े हैं और भाषा उनका साथ देने में कहीं चूकती नहीं दिखाई देती। विपत्ति की मारी पान बेचती न्यूनिका का चित्रण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। वह एक पान की दुकान पर बैठी थी। ऐसा लगता था वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज्यादा। मुझे उसको पहचानने की शक्ति का गर्व था। मैं हंसी वाली रुलाई और रुलाई वाली हंसी पहचानने में अपने को सिद्धस्त समझता था, पर यह हंसी एक विचित्र प्रकार की थी। उसमें आकर्षण था पर आसक्ति नहीं थी, ममता थी
पर मोह नहीं था। वह पान लगा रही थी, पर यह अनाड़ी आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल उंगलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आह्लाद हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी और आंखों में पानी। वह भी चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घड़ी में लगा सका। तब उसने मेरी ओर ताका। आंसू रुक न सके, वे झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा। अश्रु फिर भी झरते रहे। परस्पर विरोधी भावों की सटीक पहचान और उन्हें अभिव्यक्त करने वाली यह भाषा असाधारण है। इसी प्रकार महावराह की पूजा में भावमग्न निपुणिका और उस भक्ति भाव में स्वयं भी अवश्य भाव से बहते बाणभट्ट के चित्त दशा का अंकन इन पंक्तियों में हुआ है। वह कुशासन पर बैठ गई थी और महावराह के सामने रूंधे गले से एक स्तोत्र पाठ करने लगी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहे। वक्षस्थल पर वासंती उत्तरीय इस अश्रुधारा में भीग गया। मैं यह दृश्य एकटक देखता रहा। निपुणिका धन्य है, महावराह धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा बान इन तीनों को देख रहा हूँ, सो धन्य ही हूँ। मुझे एक बार अपने गर्व की तुच्छता पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात मैं कह रहा था। निपुणिका को जो आश्रय मिला है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य और कितना अकिंचन है। मेरे पुरुषत्व का गर्व, कौलिन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व क्षण भर में भर भरा कर गिर गए। छोटे राजकुल के अंतःपुर में बंदी भट्टिनी के तपह पूत भक्ति भाव से आप्लावित सौंदर्य का वर्णन भी अपनी मनोरमता में अद्वितीय है। इसी समय राजकन्या ने वीणा बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वह अत्यंत तन्मय हो गई। मैंने इस बार स्वाभाविक संकोच छोड़कर इस कमनीयता की मूर्ति की ओर देखा। उसको देखकर अत्यंत पतित व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती। उसके सारे शरीर से स्वच्छ कांति प्रवाहित हो रही थी। अत्यंत धवल प्रभापुंज से उसका शरीर एक प्रकार से ढका हुआ सा जान पड़ता था, मानो वह स्फटिक गृह में आबद्ध हो या दुग्ध सलील में निमग्न हो या विमल चिनांशुक से समावृत हो या दर्पण में प्रतिबिंबित हो या शरदकालीन मेघपुंज में अंतरित चंद्रकला हो। उसकी धवल कांति दर्शक के नयन मार्ग से हृदय में प्रविष्ट होकर समस्त कलुष को प्रज्वलित कर देती थी, मानो स्वर्ग की मंदाकिनी की धवल धारा समस्त कलुष कालिमा का क्षालन कर रही हो। एकादश उच्छ्वास में बाणभट्ट के सम्मोहनग्रस्त होने और उसके बाद की स्थिति का अंकन है। यद्यपि भाषा बाणभट्ट की अलंकरण प्रधान भाषा ही है, पर उसमें उसकी अपनी मनोदशा को व्यंजित करने की अद्भुत क्षमता है। मेरा सारा शरीर एक प्रकार की अवश जड़िमा से भाराक्रांत हो रहा था। 3 दिन और 3 रात तक मैं संज्ञाहीन पड़ा रहा और जब चैतन्य लाभ हुआ तब भी स्वप्नावेश की माया मेरे सारे अस्तित्व को अभिभूत किए रही। मैं मानो एक तरल मरुकांतार में तूलखंड की भांति उत्तरा रहा था। भट्टिनी के कई दिनों तक जगकर अस्वस्थ बाणभट्ट की सेवा करते रहने के कारण उसकी थकी हुई मन स्थिति का वर्णन भी वैसी ही समर्थ भाषा में किया गया है। सामने भट्टिनी बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें धंस गई थी, मुखमंडल पांडुर हो गया था और कपोल तल फीके पड़ गए थे। निश्चय ही कई दिनों से उन्हें नींद नहीं आई थी। उनकी जागरण खिन्न लाल आंखें धूली लुंठित पलाश पुष्प की भांति आतप म्लान
बंधुजीव कुसुम के समान और पिंजरबद्ध खंजन शावक की भांति दर्शक को व्यथित, खिन्न और उत्सुक बना देती थी। भट्टिनी मेरे पैरों की ओर बैठी हुई निर्निमेष भाव से मेरी ही ओर देख रही थी। उस दृष्टि में कारुण्य धारा उमड़ रही थी। मैंने स्पष्ट ही लक्ष्य किया कि मेरी आंखों के खुलते ही भट्टिनी का रोम रोम उल्लसित हो गया, जैसे शोभा के समुद्र में अचानक ज्वार आ गया हो। इसके बाद भट्टिनी की लज्जा और जड़िमा की मन स्थिति का वर्णन है, जो उतना ही सशक्त और सहज सटीक है, परंतु भट्टिनी इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें शीघ्र ही मेरी संज्ञा के लौट आने की शायद आशा नहीं थी। वे कुछ झेप सी गईं। उनके पारिजात पल्लवों के समान सुकुमार मनोहर हाथ तेजी से उत्तरीय की खोज में दौड़ पड़े। एक निमेष बीतते न बीतते भट्टिनी का कपोत कर्बुल अंशुकांत सीमांत रेखा पर आ गया, मानो विद्युलता ने चंद्रमा के नील मेघ पटल का आवरण डाल दिया हो, मानो मृणाल नाल ने कमल पुष्प को पत्तों से ढक दिया हो। मुझे निषेध करने के लिए उन्होंने आयास पूर्वक अपने कोमल करतलों से मुझे दबाया। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकल सका, नहीं। उनका गला रूंधा हुआ था, दृष्टि कातर थी और करतल श्वेत धारा से आर्द्र था। मुझ में तब भी उठने की शक्ति नहीं थी। मैंने आंखें मूंद ली और भट्टिनी के स्नेह में दुर मुखश्री का ध्यान करने लगा। कहाँ भटक रहे हैं इस मर्त्यलोक के वातुल कवि? लक्ष्मी क्या स्वर्ग में रहती है? इस पृथ्वी पर ही तो वे अवतीर्ण हुई हैं। भट्टिनी से बढ़कर किस श्रीशालिनी की कल्पना हो सकती है? इन सारे वर्णनों में हम उपन्यासकार के भाषा शिल्प को देख सकते हैं, जहाँ उनकी भाषा अपनी शक्ति के शिखर पर पहुँच जाती है।